हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोम द बॉल पोम। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इस पोम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, यानी वो बच्चे ने अपना खिलौना यानी अपनी गेंद कहाँ खो दी थी। पानी में, स्कूल में, आग में या घर पे, यानी इनमें से कौन सा है वो ऑप्शन जहाँ पे आपको पता चलेगा कि बच्चे ने अपनी गेंद खो दी थी। वेल, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। और इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी अपने हर क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट बॉक्सेस में लिखना स्टार्ट कर दें। एंड आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस आप ये मेंशन करेंगे कि उन 5 में से कितने जो आंसर्स आपके हैं वो सही थे। आउट ऑफ 5 हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल पॉजिटिवली आपको ये सॉल्व करना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए इन द वाटर, बी इन द स्कूल, सी इन द फायर, डी एट होम। वेल, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन द वाटर। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने यही चूज किया है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस पोम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does the poet say about his world is this world is made of, यानी पोएट क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है, जो संसार है, किससे बना हुआ है। वेल, इस पोम के अंदर किस बारे में बात की हुई है? क्या ये दुनिया इज़ इट मेड ऑफ पोजेशंस, हैप्पीनेस, जॉयज़, ट्रबल्स? वेल, ये चारों ही चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। पोजेशंस भी हैं, खुशियाँ भी हैं, बहुत सारा हर्षोल्लास भी है, और पीड़ाएँ भी हैं, ट्रबल्स भी हैं, स्ट्रगल्स भी हैं। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इस पोम में मेजरली किसके बारे में बात की हुई है? रिमेंबर, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो मनी इज़ एक्सटर्नल, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, इन सब के बारे में बात की हुई है कि ये जो पूरी दुनिया है, यानी इस दुनिया के जो लोग हैं वो किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? वो ज़्यादा ध्यान देते हैं पोजेशंस पे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए, पोजेशंस। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ऑप्शन ए ही सेलेक्ट किया होगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें डाउट फील कर रहा है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि इस पोम में स्पेसिफिकली जो ऑब्जर्वर है या हमारे पोएट हैं, उन्होंने इसी बारे में बात की है कि ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ पोजेशंस, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बना हुआ है। और यहाँ वर्ल्ड का मतलब है दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं उनसे। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द बॉय फील व्हेन ही लूजेज हिज बॉल, मतलब कैसा फील हुआ बच्चे को जब उसने वो गेंद को पानी में जाते हुए देखा था, वहीं खोई थी ना, तो कैसा फील हुआ था बच्चे को? वॉज ही कन्फ्यूज्ड? येस, ही वॉज कन्फ्यूज। वो बहुत ज़्यादा ही उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ कि अचानक से, अभी तो मैं खेल रहा था, बहुत खुश था, सब कुछ सही चल रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई लॉस्ट माई टॉय, माई बॉल। तो अचानक से क्या हुआ? सो येस, ही वॉज कन्फ्यूज्ड। देन शेकन, येस, ही वॉज शेकन। वो एकदम अंदर से हिल गया क्योंकि उसका इतना करीबी एक ऐसा खिलौना जिससे वो इतना ज़्यादा अटैच्ड था वो खो गया है, पानी में गिर गया है, और उसे पता है कि अब वो उसको वापस नहीं ला सकता। तो बच्चा अंदर तक से हिल गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब है कांप उठना। तो यहाँ डर के मारे नहीं कांप उठा, वो इस चीज़ से कांप उठा, इस जो डर उसको यहाँ लग रहा है वो इस चीज़ का डर लग रहा है कि चीज़ का खो जाने का, कि जो खो गई है चीज़, वो उसकी जो तकलीफ़ है वो अब इस बच्चे को सहनी होगी। तो वो तकलीफ़ कैसे सहेगा? क्या उसमें इतनी स्ट्रेंथ है? क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो इस पीड़ा को, इस तकलीफ़ को सह सकता है? वेल, अगर वो इसको सह लेगा तब तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखा है। लेकिन जो पहला रिएक्शन उस बच्चे का आया वो यही था कि उसको अचानक से एहसास हुआ कि ये चीज़ मेरे हाथों से खो रही है जो कि मेरे इतनी ज़्यादा करीब है, और वो जो दुख होगा मुझे वो मैं कैसे झेलूँगा मैं जानता ही नहीं हूँ। और इसीलिए वो डर, इस चीज़ के, इस इमोशन के डर से वो एकदम कांप उठा। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ना, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबाव,
दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि उसमें ये सभी जो भावनाएं हैं वो चल रही थी। तो ऑप्शन डी, all of the above is the correct answer. He was confused, he was shaken and he was trembling. All right, I hope ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा and I am sure अभी तक के आपके सही ऑप्शंस जो हैं आपने उनके सही आंसर्स दिए होंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What could the poet buy for the boy? यानी देखिए, पोएट यहाँ पे बच्चे के लिए क्या खरीद सकता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, बुक, बैग, बॉल, टॉयज़। यानी ये चारों चीज़ें जो हैं इनमें से बच्चे के लिए क्या खरीदा जा सकता है? तो पोएट इन चारों में से कोई भी चीज़ खरीद के दे सकता है, इनफैक्ट चारों की चारों चीज़ें भी खरीद कर दे सकता है। लेकिन हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है? हमें वो आंसर सेलेक्ट करना है जो हमारी पोम के अंदर है। और पोम में किस बारे में बात हो रही है? क्या खो दिया है बच्चे ने? बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया है, अपनी गेंद खो दी है, और उसी को वापस लाने की बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या पोएट बच्चे को दूसरी बॉल लाकर दे सकते हैं? कैन ही बाय हिम अनदर बॉल? सो येस, ही कैन बाय हिम अनदर बॉल एंड the poet could buy for the boy another ball. So option C is the right answer. I hope आपने यही ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। और याद रखिए, जैसे ही 5th क्वेश्चन आएगा और आप उसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको ये भी मेंशन करना है कि आउट ऑफ 5 आपने अभी तक कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। राइट स्टूडेंट्स? ऑल राइट, 5th क्वेश्चन, What boy learns the मतलब बच्चे ने जो सीखा वो ये है कि, अब की के आगे आपको ऑप्शन A, B, C, D में से कोई एक चूज़ करना है और कौन सा होगा सही आंसर वही सेलेक्ट करना है। सो A इज़ मीनिंग ऑफ लॉस, B इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, C इज़ मीनिंग ऑफ प्लेइंग एंड D इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। यानी बच्चे ने अपनी जब गेंद खो दी तो वो गेंद खो देने पर उसको क्या समझ में आया? क्या उसे ये एहसास हुआ कि कुछ खो देने का अर्थ क्या होता है, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन बी है कि क्या उसे जीवन के बारे में समझ में आया कि दैट दिस इज़ लाइफ, क्या उसे ये समझ में आया? सी ऑप्शन है, उसे खेलने का मीनिंग समझ में आया, यानी उसको ये पता चला कि खेलने का मतलब, असली मतलब होता क्या है, कि कैसे खेला जाता है। ऑल राइट, एंड द लास्ट ऑप्शन विच इज़ डी, द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसे खुशी का अर्थ समझ में आया कि खुशी एक्चुअली क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये पूरी पोम किस पर बेस्ड है? इसी चीज़ पर बेस्ड है कि हम लोग क्या सीखें। बच्चे के माध्यम से हमें सब ये सिखाया गया है कि हमें क्या सीखना चाहिए, कि अगर हम किसी भी चीज़ को खो दें या कुछ भी हमारा बहुत ही निजी, करीबी, ऐसा कुछ जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, अगर ऐसा हम कुछ खो दें तो हमें उसको सहना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और अपने आप को उस सिचुएशन में संभालना आना चाहिए। और यही इस बच्चे के लिए ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि बच्चे ने जब इस गेंद को खो दिया तो ऑल्दो उसकी हालत बहुत, उस वक्त ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज वेरी सैड, लेकिन उसी समय बच्चे को क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि कुछ खो देने का मतलब क्या होता है। यानी एक बच्चा जब अपनी कोई भी चीज़ खो दे तो उसको ये समझ में आ रहा है कि जब भी उसके हाथ से कोई चीज़ चली जाए, हमेशा के लिए बिछड़ जाए, तो उसका क्या अर्थ है, यानी उसे हमें सहना ही है। और तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपने ए ही सिलेक्ट किया है। और अभी आप सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्सेस में लिख दीजिए कि आपने अभी तक आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। ओके, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। What does the poet want the reader to understand? पोएट रीडर से, यानी अब हम सब से क्या चाह रहा है, यानी हम तो रीडर्स हैं, हम इस पोम को पढ़ रहे हैं, तो पोएट क्या चाहता है कि हम क्या अंडरस्टैंड करें, हमें क्या समझ में आना चाहिए पोम पढ़ने के बाद। ऑप्शन ए है, इट इज़ ईजी टू बाय अ बॉल। वेल, पहला ऑप्शन है कि कोई दूसरी बॉल अगर हम ख़रीदना चाहें तो बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, एक बॉल खो गई तो क्या हो गया, अगर हमें दूसरी बॉल चाहिए तो हम आसानी से शॉप पर जा सकते हैं और उसे ख़रीद सकते हैं। क्या हमें ये समझ में आया है इस पोम में? सेकेंड ऑप्शन है, अ बॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गेम। एक जो बॉल होती है वो ये जो पोम है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वेल, ये तो बिल्कुल सच बात है कि जो ये पूरी पोम जिस तरीके से ये जो लॉस दिखाया गया है, खो देने वाली ये जो चीज़ बताई गई है, वो लॉस बेसिकली जो बॉल है उसी के माध्यम से बताई गई है। ठीक है,
रिमेंबर ये सिंबलाइज करता है लॉस. बॉल इज़ वॉट, इट सिंबलाइजेज वॉट, द लॉस, द डेथ. रिमेंबर पोएटिक डिवाइसेस में हमने यही समझा था. तो ये बहुत ही अहम किरदार निभाती है, बॉल जो है बहुत ही अहम किरदार निभाती है इस पोम में. नेक्स्ट ऑप्शन इज लूजिंग थिंग्स इज़ अ कॉमन थिंग इन लाइफ. चीज़ें खो देना बहुत ही नॉर्मल है. इट इज़ वेरी नॉर्मल टू लूज़ समथिंग. ठीक है, बहुत आसानी से चीज़ें खो जाती हैं. और जो दूसरा लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी दूसरी बॉल ख़रीदना भी बहुत आसान है और बॉल एक बहुत ही अहम हिस्सा है. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिर्फ ए ठीक है या सिर्फ बी ठीक है, सिर्फ सी है, या फिर डी वाला ऑप्शन जिसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं? वेल स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज़ लूजिंग थिंग्स इज़ अ कॉमन थिंग इन लाइफ. ए और बी सही आंसर नहीं है. हमें जो सीखना है वो बेसिकली क्या सीखना है, जैसा कि मैं आपको जब ये ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैं आपको बता रही थी कि बॉल जो है यहाँ पर सिर्फ बॉल के माध्यम से हमको क्या सिखाया गया है. बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि रीडर्स को क्या समझाने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, ये तो रीडर्स को क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो बॉल है वो अगर खो जाए तो बच्चे को कितना तकलीफ़ हो रही है. तो यहाँ पर बॉल किसे सिंबलाइज़ करती है? लॉस को, यानी कुछ चीज़ जो खो गई हो. डिटैचमेंट को सिंबलाइज़ करती है, डेथ को सिंबलाइज़ करती है ना, कुछ खो जाने के भाव को बेसिकली सिंबलाइज़ करती है. और हमें यही समझाया जा रहा है कि कोई चीज़ का खो जाना या उसका टूट जाना या किसी भी वजह से उस चीज़ से हमारा बिछड़ जाना एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है. हो सकता है हमें जो उसके खो जाने पर जो तकलीफ़ हो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा बड़ा दुख हो वो हमारे लिए, लेकिन वो खो जाना, वो जो प्रक्रिया है वो बहुत ही साधारण है. वो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, कुछ असाधारण हो गया. नहीं, ये सभी के साथ होता है, हर किसी को ये झेलना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है. इसलिए लूजिंग थिंग इज़ अ कॉमन थिंग इन लाइफ. कुछ भी खो जाना, किसी भी चीज़ से बिछड़ना बहुत ही साधारण है, बहुत साधारण है. ऑलराइट, और यही जो भाव है, जो ऑप्शन सी है, वही इस पोम के माध्यम से पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और आई एम श्योर आपने इसका ऑप्शन सी ही सेलेक्ट किया होगा. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. What does the ball in the poem symbolize? यानी अभी मैंने इसी के बारे में बात की थी कि क्या क्या सिंबलाइज करती है, लेकिन उसका क्या पर्टिकुलर वर्ड है, क्या वो वर्ड है जो इस पोम में यूज़ किया गया है जिसके द्वारा आप ये समझा सकते हैं. तो बेसिकली बॉल किस किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? डेथ, लॉस, डिटैचमेंट, ये सब. और बच्चा जो इतना दुखी हो गया था और हमें समझना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, ये सब तो है ही है. उसके अलावा क्या चीज़ जो बॉल सिंबलाइज करती है वो है ऑप्शन ए प्राइज्ड पोजेशंस, बी पोइट्स चाइल्डहुड, सी मटेरियलिस्टिक थिंग और डी ऑल ऑफ द अबाव. बॉल क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखाती है? वेल हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि बॉल एक ऐसी चीज़ है जो ख़रीदी जा सकती है शॉप से, इज़न्ट इट? तो बॉल अगर एज एन ऑब्जेक्ट हम देखा जाए तो ख़रीदी जा सकती है ना. बी पोइट्स चाइल्डहुड, जो पोइट का जो बचपन है वो दर्शाती है इसमें. तो पोइट कौन है? जो जॉन बेरीमैन है, वो भी अपने बचपन को क्या दर्शा रहे हैं. रिमेंबर, जब इस पोइट के बारे में मैं आपको बता रही थी तो मैंने यही बताया था कि जब वो मात्र 10 साल के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और उसके बाद वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए थे. तो 10 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो देने का जो दुख होता है वो दुख छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा दुख है. तो हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, या जो एक रियल इवेंट उनकी लाइफ में हुआ है उससे इंस्पायर होके उन्होंने ये पोम लिखी है. और अपने, रिमेंबर ही इज़ अ कन्फेशनल पोएट, तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं कन्फेशन किया है अपने इस अंदरूनी डर के बारे में, एक ऐसा डर जिससे वो हमेशा बहुत ही दुखी रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं कि हाँ, ये दुख मेरी लाइफ में है कि मैंने अपने पिता को इतनी छोटी उम्र में खो दिया था. क्या वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं इस पोम के थ्रू हमें पता चलती है? वेल हाँ, ये हमें पता चलती है. एंड प्राइज्ड पोजेशंस का क्या होता है? वो सभी चीज़ें जो पैसे के द्वारा ख़रीदी जा सकती हैं, यानी वो
मनी, प्राइज्ड पोजेशन, पैसे से या तो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, और जो दैट समथिंग दैट कैन बी बॉट, ऑलराइट, जो खरीदा जा सके पैसे से। तो ये सभी अगर हो गया तो हमारा क्या ऑप्शन डी करेक्ट होगा? वेल नहीं स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ द पोएट्स चाइल्डहुड। क्योंकि ये जो पूरी पोम है वो किससे इंस्पायर है? वेल व्हाट डज द बॉल इन द पोम सिंबलाइज करती है इस पोएट की, जॉन बेरीमैन के चाइल्डहुड को, उनके बचपन को। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो बचपन को सिंबलाइज करती है कि बचपन में जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, तब उन्हें जो दुख हुआ था, जो उन्हें एहसास हुआ था इन सब चीज़ों का, वही इस पोम के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। वो अपने आप को, अपनी बातों को सबको यहाँ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड रिमेंबर, हम 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो भूलिएगा नहीं, जब 10th क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ऑलराइट, चलिए, द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम व्हेन द बॉय लूजेज द बॉल। मतलब जैसे ही बच्चे ने अपनी बॉल को खोया, तब पोम की टोन कैसी थी, यानी उस टाइम पर बेसिकली पोम की टोन का यहाँ यही मतलब है कि टोन ये होती है कि ये समझ में आ जाए कि दुखी है, नाराज़गी है, क्या है। तो हमें बच्चा तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, हमने तो नहीं देखा कि बच्चा कौन है, कहाँ है और किस तरीके से वो बॉल उससे खो गई है। तो पोम की टोन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से संवाद इस्तेमाल किए गए हैं पोएट के द्वारा, या जिस तरीके से एक रिदम बनाई गई है इस पोम की, तो पोएट ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको, उससे ये समझ में आता है कि ये पोम इस मौके पे, इस पॉइंट पे क्या दिखा रही है, क्या जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। ऑलराइट, तो इस समय जब बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है, उस समय इस पोम की टोन कैसी है? ऑलराइट, क्या इस वक्त बच्चा उदास है? जी हाँ, उदास तो है, मतलब दुखी हो रहा है। ग्लूमी का मतलब भी होता है उदास होना या फिर मुंह फुलाकर बैठ जाना। तो हाँ, ये ग्लूमी। और हैप्पी, क्या बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है? वेल, खुश तो बच्चा नहीं ही हुआ। जब उसको ये भी एहसास हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास हुआ, तब भी बच्चा खुश नहीं हुआ, बस अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर ली उसने, कि समझने की कोशिश कर ली, और वो पहले से बेहतर महसूस करने लग गया, शायद हम ये मान सकते हैं। लेकिन हैप्पी तो नहीं ही हुआ था, क्योंकि जो लॉस था वो बहुत बड़ा था और एकदम ताज़ा था। तो और मुंह फुला के भी बच्चा नहीं बैठा था, ऑल्दो ही वाज सैड, वो दुखी भी था, लेकिन वो क्या मुंह फुला कर बैठा था? मुंह फुला के और किसी से नाराज़ होके तो वो नहीं बैठा था। और फोर्थ ऑप्शन है डिप्रेसिंग। तो क्या डिप्रेसिंग का मतलब है डिप्रेस होकर क्या बैठा था एकदम? यस, बच्चा एकदम डिप्रेस हो गया था ना। डिप्रेस का मतलब क्या होता है? यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम सैड क्यों नहीं है? पूरी पोम में तो ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बच्चा बहुत दुखी था। यस, लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ इस शब्द दुख पर ध्यान ना दें। मैंने आपको यही बताया है कि बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा हर्ट था, बहुत अति में अपसेट था, क्योंकि उसकी बहुत ही निजी चीज़ जो है वो उससे दूर हुई थी। ऐसी चीज़ जिससे उसे बहुत ज़्यादा लगाव था और उसने जिसके साथ अपना बचपन बिताया था। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये कहना कि दुखी है वो ठीक नहीं होगा। ये जो उसका लेवल ऑफ दुख है ना, उसका जो जिस हद तक उसकी तकलीफ़ है, जिस हद तक कि उसका ये जो वो हर्ट हो रहा है, वो डिप्रेसिंग वर्ड से ही आएगा कि एकदम हताश हो जाना, एकदम टूट जाने जैसा। तो बिल्कुल हताश जो हो जाते हैं, बिल्कुल वो भाव है इस बच्चे का, कि वो सिर्फ दुखी नहीं है कि हाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसकी चॉकलेट किसी और ने खा ली और वो अब दूसरी चॉकलेट नहीं खरीद के खा सकता। सिर्फ इतनी छोटी सी कोई बात नहीं हुई है। बात ये हुई है कि उसका एक डिटैचमेंट उसने अभी अभी एक्सपीरियंस किया है। सो ही इज़ वेरी वेरी हर्ट। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन डी के साथ एक्सप्रेस करेंगे, दैट द बॉय इज़ वेरी डिप्रेस्ड एट द मोमेंट। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड आई एम श्योर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट भी किया होगा। और अगर नहीं किया है तो नो वरीज, मैंने आपको अभी अभी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट वाई डिप्रेसिंग एंड वाई नॉट सैड, ग्लूमी और हैप्पी। ये मैंने अच्छे से आपको अभी अभी बताया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वेल डन स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर।
Why is the young boy severely upset? Now severely upset यानी डिप्रेस ही हम बोल सकते हैं कि इस हद तक का क्यों वो दुखी है, इस हद तक का क्यों वो डिप्रेस है. So why he was so severely depressed? ऐसा क्या हो गया? A, over the loss of his ball, अपनी बॉल के गेंद के खो जाने पर वो इतना दुखी है. B, for not being able to play, कि बॉल तो खो गई है, वो खेल ही नहीं पाएगा, वो क्या करेगा. ऑप्शन C, because other boys don't play with him, वो इसलिए दुखी है कि मेरी गेंद खो गई, अब तो मेरे पास कोई खिलौना भी नहीं रहा, बाकी बच्चे खेलेंगे और मुझे वो अपने साथ नहीं शामिल करेंगे और मैं नहीं खेल पाऊँगा इसलिए. एंड ऑप्शन D, all of the above. Well students, जो ऑप्शन B, C और D हैं, they are absolutely wrong options. They are not. This is not the right answer. The right answer is option A. Why? Yes, option A is the right answer. क्योंकि ना तो वो इस चीज़ से दुखी था कि अब कभी खेल नहीं पाएगा, दूसरे बच्चों का भी कोई यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ कि वो दूसरे बच्चे उसको खिलाएंगे नहीं या वो उनके साथ शामिल नहीं हो पाएगा. So if B and C are not the correct answer, D can never be the correct answer. तो हम और हमारा करेक्ट आंसर है A, ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल, यानी उसकी जब गेंद खो गई, उसका जब खिलौना खो गया पानी में, तो वही सबसे मेजर रीज़न था और वही एकमात्र रीज़न है इस पूरी पोम में जिसकी वजह से जो बच्चा है वो इतना दुखी है, इतना सीवियरली अपसेट है. आई एम श्योर इसका आंसर आपने ऑप्शन ए ही सेलेक्ट किया होगा. राइट, बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और उसके पहले मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि आपको इस ऑप्शन के बाद, इस क्वेश्चन 10 के बाद मेंशन करना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने सही दिए हैं. ऑलराइट, और बच्चों बी ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्टली सही आंसर्स दीजिएगा. कहीं भी अगर डाउट आता जा रहा है तो वो भी मेंशन करते जाइएगा कि मैम ऐसा क्यों है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताते जाइएगा. लेकिन फिर भी मैं बता दूं स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी बिकॉज मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था इस पोम का, उस एक्सप्लेनेशन को अगर आपने अच्छे से सुना है, समझा है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज द आंसर्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. देन बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ. Why the loss of the ball symbolizes the loss of innocence and childhood? बॉल बहुत सारी चीज़ें सिम्बलाइज कर रही हैं इस पोम में. तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि लॉस ऑफ इनोसेंस कैसे हो गया और चाइल्डहुड कैसे लॉस हो गया. वेल, ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही बॉल खोई, अभी बच्चा 10 साल का था, बॉल के खो जाते ही अचानक से 20 साल का हो गया, ऐसा तो नहीं होगा. और इनोसेंस कैसे उसकी चली गई, क्या अभी उसमें वो मासूमियत नहीं है? वेल, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे ही गेंद खोई तो बच्चे को क्या एहसास हुआ, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही एहसास जब उस बच्चे को हुआ तो वो सिर्फ इनोसेंट नहीं रह गया, इनोसेंट तो है ही है, उसके साथ साथ उसको ये भी एक समझ में एक ये भी एहसास हुआ कि ये जो दुनिया है ना, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और मुझे ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ का एक समय है, कोई भी चीज़ अमर नहीं है, हर चीज़ का एक अंत है और बदलाव, समय के साथ वो बदलाव आएगा, उस बदलाव को भी मुझे अपनाना होगा और वो जो लॉस किया हुआ है मेरा, उसे भी मुझे समझना होगा. तो जो डिटैचमेंट हो रहा है, जो चीज़ मुझसे दूर जा रही है, वो दूर जाते हुए को मुझे जब अपने आप में वो ग्रहण करना है, वो दुख, वो जो समझना है, वो ग्रहण करने की जब मेरे में कैपेसिटी आ जाएगी तो इसका मतलब मुझे बहुत हद तक प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. तो सिर्फ अगर मैं इनोसेंट रहेगा वो बच्चा, तो शायद उसमें ये लेवल ऑफ प्रैक्टिकलिटी आना मुश्किल है. लेवल ऑफ प्रैक्टिकलिटी का आना मतलब वास्तविकता को एक बहुत ही अच्छे और उम्दा हद तक को अपना लेना कि हाँ, मैं वास्तविकता को अपना रहा हूँ और इसीलिए सिर्फ मासूमियत काम नहीं आने वाली है. मासूमियत के साथ साथ ये वास्तविकता को अपनाने का जो एक स्ट्रेंथ होती है वो भी मुझ में होना चाहिए. तो इसीलिए इनोसेंस उसका एक वो कम हुआ, वो लेवल कम हो गया, इसलिए देयर इज़ अ लॉस ऑफ इनोसेंस. देन कम्स लॉस ऑफ चाइल्डहुड. लॉस ऑफ चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं है कि बच्चा 10 से 20 साल का हो गया, अचानक से अब बचपन उसका ख़त्म हो गया, ये नहीं है. इससे ये मतलब है कि जैसे ही वो गेंद खोई तो यहाँ बच्चे को क्या एहसास हुआ, यहाँ बच्चे को ये एहसास हुआ कि जो भी उसकी बचपन की जितनी भी यादें हैं, जितनी भी मेमोरीज़ हैं, वो मेमोरीज़ भी उस गेंद के साथ चली गई. तो ऑल्दो वो मेमोरीज़ अभी भी उसके जहन में रहेंगी, वो याद करेगा, लेकिन वो सारी अच्छी और सारी खुश होने वाली मेमोरीज़ के साथ एक और मेमोरी क्या ऐड हो गई है, एक ये मेमोरी जुड़ गई है कि लेकिन ये जो
गेंद है मेरी खो गई, उसे अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी कि मैं उसके साथ खेलता था, मैं उसे वहाँ लेकर गया, यहाँ लेकर गया, आई वाज सो हैप्पी विद दैट, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मेरी वो जो गेंद है वो पानी में खो गई। तो एक नेगेटिव और एक दुख देने वाला जो पॉइंट है वो भी अटैच हो गया है इस चीज़ के साथ। इसीलिए वो जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ यहाँ पर है ना, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। मेमोरीज़, टाइम जो स्पेंड किया है उस गेंद के साथ, बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से स्टूडेंट्स। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर्स। ऑप्शन ए इज़ लाइक चाइल्डहुड द लॉस्ट बॉल कांट बी रिट्रीव्ड। अब रिट्रीव का मतलब मैं आपको यहाँ बता दूँ, रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से पाना या पुनः पाना। पुनः पाना, कोई भी चीज़ अगर खो गई है और मान लो फिर से अगर वो मिल जाती है या किसी भी तरीके से उसका रिप्लेसमेंट भी मान लो आ जाता है, इसका मतलब आपने उस चीज़ को फिर से पा लिया है, मिल गई है आपको, तो उसे ही कहते हैं रिट्रीव यानी पुनः पाना। तो पहला ऑप्शन है कि बचपन की तरह द लॉस्ट बॉल कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, यानी बचपन एक बार बीत गया तो बस बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता है। उसी तरह ये बॉल जो खो गई, वो वापस रिट्रीव नहीं हो सकती, वापस नहीं पाई जा सकती। ऑप्शन बी है लाइक चाइल्डहुड द बॉल इज़ ऑल्सो स्मॉल। बचपन भी बहुत कुछ समय का ही होता है, द टाइम पीरियड इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। उसी तरह जो बॉल है वो भी बहुत ही छोटी है, द गेंद इज़ वेरी स्मॉल। ऑप्शन सी इज़ लाइक चाइल्डहुड, बचपन की ही तरह द बॉल इज़ अमेजिंग, बचपन बहुत ही अमेजिंग होता है, हम कितने निश्चिंत रहते हैं, हमारे ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ना हमें किसी चीज़ को संभालना है, खेलते कूदते रहना। चाइल्डहुड कहा जाता है कि चाइल्डहुड जैसा समय होता है ना, वो तो वापस कभी आ ही नहीं सकता। उसी की तरह ये जो बॉल है वो भी बहुत अमेजिंग है कि जब हम ये बच्चा भी उसके साथ जब खेलता है, वो सो हैप्पी कि स्ट्रीट्स पर जा रहा है और दूसरे बच्चों के साथ भी व्हेन दे प्ले फुटबॉल और हॉकी, बहुत सारे अलग अलग गेम्स हैं वेयर दे नीड अ बॉल, ऑलराइट। तो वो सारे गेम्स हैं, तो क्या चाइल्डहुड की तरह ये बॉल भी बहुत अमेजिंग है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबाव, इन चारों में से या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो सही नहीं ही है, विच मेक्स आवर ऑप्शन डी अगेन इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि जिस तरह से बचपन खो जाता है, इस पोम में हमको यही समझाया गया कि एक बार जो बचपन खो गया वो वापस दोबारा नहीं आ सकता। समय जो एक बार बीत जाता है, उसे कुछ भी करके वापस नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ उसे याद ही किया जा सकता है, ऑलराइट। तो बचपन ही जिस तरीके से एक बार जा चुका है, बीत चुका है, उसी तरीके से जो बॉल है वो भी एक बार वहाँ खो गई है पानी में, तो मतलब वो खो ही गई है, कुछ भी करके उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, उसे रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। और यही बात पोएट ने इस पोम में समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है और बहुत उम्दा तरीके से समझाया है। आपको रिट्रीव का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, रिट्रीव भी एक कीवर्ड हो सकता है। आपको इस पोम में अलग अलग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में यू कैन यूज़ दिस वर्ड। ये बहुत ही अच्छा शब्द है इस पोम के क्वेश्चंस को समझाने के लिए, ऑलराइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, एंड आई एम श्योर आपने यही ऑप्शन पर टिक किया होगा। नाउ सिंस इट्स द क्वेश्चन नंबर 10, आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि टिल 10th क्वेश्चन आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स सही दिए हैं। एंड स्टूडेंट्स, बी ऑनेस्ट। और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। What does the harbor stand for? Well, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम मैंने आपको हार्बर का मीनिंग बताया था। वेल, इसका लिटरल मीनिंग तो होता है पोर्ट, विच इज़ PORT। रिमेंबर, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इस पोम के अंदर इसका क्या मीनिंग है, ये क्या दिखाता है, वो आपको बताना था, ऑलराइट। तो इसमें a body of water, B, vastness of life, C, a saga of emotions, and D, none of the above. Well, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन के दौरान मीनिंग समझाया था और बताया था कि इस पोम के अकॉर्डिंग इस वक्त जो बच्चे के भाव हैं और जो वो इमोशंस जो उसके अंदर चल रहे हैं, वो सब दर्शाने के लिए क्या मीनिंग है हार्बर का? ऑप्शन बी, वास्टनेस ऑफ लाइफ, ऑलराइट। वेल, यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ऑल्दो सी जो ऑप्शन है
वो हमारे जो पोम है या जो क्वेश्चन आंसर्स है उससे उससे इतना जुड़ा हुआ नहीं है, बट स्टिल एक्स्ट्रा नेवर हर्ट्स। कभी भी कुछ अगर हमें एक्स्ट्रा सीखने समझने का मौका मिलता है तो उससे कभी भी भागना नहीं चाहिए। और यहाँ जो सागा ऑफ इमोशंस है, इसका क्या मीनिंग होता है? सागा ऑफ इमोशंस का मतलब होता है जो इमोशंस का सैलाब भी कह सकते हैं हम इसको, यानी भावनाओं का एकदम सैलाब ही आ जाना, एकदम भरा हुआ। एक हम जब इमोशंस से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं या हर तरफ हर चीज़ चारों तरफ अलग अलग भावों से जुड़ी हुए हम देखते हैं, उसे कहा जाता है सागा ऑफ इमोशंस, यानी हर तरफ अलग अलग भाव उमड़ रहे हों। ऑलराइट, तो इसी का मतलब होता है सागा ऑफ इमोशंस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों बताते हुए चल रही हूँ, तो यस, रीज़न एक ये तो है ही है कि मुझे आपको ये आपकी वोकैबुलरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इम्प्रूव होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि जब इस पोम में भी आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होगे, अपने क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे होगे, उसके साथ साथ आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करके भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सागा ऑफ इमोशंस आप बच्चे के लिए कह सकते हो। हार्बर का मतलब तो वास्टनेस ऑफ लाइफ ही है, लेकिन बच्चे के अंदर अभी जितने भी भाव उमड़ रहे हैं, ऑल तो वो सारे दुख के हैं और हर्ट के हैं, डिप्रेस जो वो हो रहा है उससे रिलेटेड है, बट सागा ऑफ इमोशंस ही है वो। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से भी उसे एक्सप्लेन करने में इस तरीके के वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसीलिए ये सब कुछ साथ साथ समझाते हुए चल रही हूँ, ताकि आपके आंसर्स और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएटली बने और आपका जो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है या जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो और भी बेहतर हो सके। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्टनेस ऑफ लाइफ इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमारा 12th क्वेश्चन है, द बॉय कीप स्टेयरिंग एट द बॉल, व्हाट डज दिस कन्वे। अब कन्वे का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। कन्वे का मतलब होता है कोई भी मैसेज को पहुंचाना, यानी इफ़ आई एम कन्वेइंग अ मैसेज, इसका मतलब है मैं एक सूचना पहुंचा रही हूँ, सामने वाले तक पहुंचा रही हूँ, इसे ही कहते हैं कन्वे। अब जो बच्चा है वो बॉल को देखता ही जा रहा है, तो बॉल को देखता ही जा रहा है मतलब बेसिकली उस जगह को देख रहा है जहाँ पे वो जो बॉल है वो डूब गई है, जो पानी में। तो आप अभी भी वो बच्चा जो है वो वहीं घूरे जा रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरा जो खिलौना ये है, ये जो गेंद है वो चली गई है, डूब गई है। वॉट डज दिस कन्वे, ये क्या बताता है, क्या जताता है, क्या आपको क्या भाव महसूस करवाता है या आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है? तो ये बताता है कि क्या बच्चा एकदम हेल्पलेस है, यानी अब असहाय है, उसको बच्चे को कोई कोई हेल्प नहीं कर बच्चे को ना कोई हेल्पलेस है, वो बच्चा एकदम असहाय है, वो कुछ कर नहीं सकता अगर उसकी गेंद खो गई है तो वहाँ पे खड़े रह के बस उसको देखते रहने के अलावा उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज बॉय इज सैड, यस, वो बच्चा दुखी तो है ही, वो बहुत ज़्यादा उदास है इस वक्त कि देखो मेरा इतना पसंदीदा खिलौना, इतनी पसंदीदा चीज़ जो है अब वो बुरी तरह खो गई है। नेक्स्ट कम्स बॉय इज़ हैप्पी, बच्चा बहुत खुश है। नो, बच्चा खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर इनफैक्ट इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग इमोशन चल रहा है कि हैप्पीनेस से तो उसे किसी भी वे में कनेक्ट नहीं ही किया जा सकता है। एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी, यानी बॉय इज़ हेल्पलेस एज वेल एज सैड, यानी बच्चा एकदम असहाय भी है और दुखी भी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि बच्चा बहुत दुखी भी है, बहुत उदास है और एकदम असहाय भी है, हेल्पलेस भी है कि अब कोई हेल्प नहीं कर सकता उसकी, वो खुद भी अपनी कोई हेल्प नहीं कर सकता और बस वहाँ पर एकदम हताश हुए खड़े हुए उस बॉल को जाते हुए देख रहा है कि ये तो बॉल मेरे हाथों से चली गई, मेरी सारी मेमोरीज़ भी इस बॉल के साथ चली गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वाई द लॉस ऑफ द बॉल इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर बॉय, वो बॉल को खो जाना इतना ग्रेट लॉस क्यों है? एंड नाउ स्टूडेंट्स, आई एम वेरी श्योर यू ऑल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूरी पोम में बार बार हम यही बात कर रहे हैं, हर बार यही चीज़ दोहराई जा रही है कि क्यों इतना ज़्यादा दुखी था वो बच्चा। क्या इसलिए था दैट इट वॉज एन एक्सपेंसिव बॉल, बहुत ही महंगी बॉल थी। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही महंगा,
बहुत ही महंगा, तो यानी समथिंग वेरी महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव या कॉस्टली कुछ होता है। तो क्या वो बॉल बहुत महंगी थी? वेल, कीमती तो थी, वैल्यूएबल तो थी, लेकिन एक्सपेंसिव या कॉस्टली थी, पता नहीं। बी, हिज पेरेंट्स विल स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो उसको ये डर लग रहा था कि मैंने एक खिलौना खो दिया तो मतलब नुकसान कर दिया है, तो हो सकता है जैसे ही घर पहुंचूं तो मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे बहुत ही डांटेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ही कैन बाय अ न्यू बॉल बट नॉट द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट। वेल, वो एक नई गेंद खरीद सकता था, ऑल राइट, उस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है या मैं बॉल नहीं खरीद सकता। नहीं, उसके लिए दूसरी बॉल खरीदना बहुत ही आसान था, वो खरीद सकता था। लेकिन जो मेमोरीज उस बॉल के साथ एसोसिएटेड थी, वो मेमोरीज अब वो वापस नहीं ला सकता, क्योंकि वो मेमोरीज कहीं से खरीदी हुई नहीं थी। समय के साथ साथ वो जो यादें हैं वो बनी थी, तो इसलिए वो कुछ बहुत ही नेचुरल एक प्रोसेस था जो हुआ था, और वो अब हो चुका है। अब वो दोबारा से रिक्रिएट नहीं हो सकता, दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ खो जाना जो दोबारा कभी हो ही नहीं सकती। या कौन सा वर्ड दिया था मैंने आपको? वेल, रिट्रीव। रिमेंबर, यस, ये वर्ड अब बार बार यूज़ करना है आपको, बार बार इस्तेमाल करना है इसका, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। और जब इस चैप्टर के, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के कोई क्वेश्चंस में आप अगर कहीं यूज़ इसे करना चाहें तो कर सकें। और इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि ये समझें कि इस शब्द को हम और बाकी जगह कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाव। क्या ये सभी रीजंस हो सकते हैं? वेल स्टूडेंट्स, होने को तो हो सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? लिखिए लिखिए, अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले ए, बी, सी या डी। वेल, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी ही कैन बाय अ न्यू बॉल बट नॉट द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट। एक नई बॉल जो है, इट कैन ओनली बी अ रिप्लेसमेंट, वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन वो उन मेमोरीज़ को ताज़ा नहीं कर सकती, उन यादों को ताज़ा नहीं कर सकती है। वो यादों को जो खो चुकी हैं वो दोबारा वापस नहीं आएंगी, रिट्रीव नहीं होंगी। इसीलिए बच्चा दुखी है, और तब उसको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ कोई चीज़ खो नहीं गई है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान उस बच्चे के साथ हुआ है। और वो नुकसान मॉनेटरी या पैसे के लेवल पर नहीं हुआ है, वो हुआ है एक पर्सनल लेवल पे, जो एक इमोशनल हर्ट होना होता है वो बच्चे के साथ हुआ है इस वक्त। तो उसे अपने माँ बाप के उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन है कि बॉल एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट वो दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन वो मेमोरीज वापस नहीं ला सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉय अल्टीमेटली रियलाइज? अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है? मतलब फाइनली एकदम रियलाइज करना, आखिरकार एकदम टॉप पर कोई चीज़ हो। तो एकदम अल्टीमेटली, आखिरकार बच्चे को क्या एहसास होता है? रियलाइज का मतलब है एहसास। एहसास, तो बच्चे को आखिर क्या एहसास होता है? गुड्स वंस गॉन डू नॉट कम बैक। गुड्स का मतलब यहाँ होता है सारे सामान वगैरह जो होते हैं। जैसे अगर आपने नाम भी सुना हो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यही होता है कि जो गुड्स है यानी प्रोडक्ट्स हैं या आइटम्स हैं या सामान हैं, कोई भी सामान है, उनको एक से दूसरी जगह लेकर जाने की या लाने की जो सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, उसे ही कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ गुड्स का मतलब है प्रोडक्ट्स या सामान या कोई भी वस्तु। तो गुड्स वंस गॉन डू नॉट कम बैक, एक बार जो चली गई तो वापस नहीं आ सकती। यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ वस्तु। बी, लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। चीज़ों को खो देना या चीज़ों का बिछड़ जाना ये जीवन का एक हिस्सा है और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक वास्तविकता है और जिसे अपनाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। सी ऑप्शन है, वन बॉल कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। क्या एक सी ऑप्शन जो है वो है कि अगर एक बार एक गेंद खो गई तो दूसरी बॉल उसकी जगह आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉल जो है वो कैन बी रिप्लेस्ड, इट इज़ रिप्लेसेबल, उसे रिप्लेस किया जा सकता है। एंड द डी ऑप्शन इज नथिंग इज़ फॉरएवर।
कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, नथिंग इज़ परमानेंट। हम यहाँ पे फॉरएवर की जगह अगर परमानेंट लिखें तो वो भी सही ही होगा। ऑलराइट, तो इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो बच्चे को रियलाइज़ हुई? वेल, जो बच्चे को जो रियलाइज़ हुआ वो है ऑप्शन बी, यस, लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी खो देना। ये वास्तविकता यही होती है कि अगर हम लाइफ में कोई हमारी चीज़ है तो ये मान के कभी ना चले कि वो चीज़ वैसी की वैसी हमेशा के लिए रहेगी। नहीं, वो चीज़ हमेशा वैसे नहीं रहेगी, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रूप में हम उस चीज़ को खोएंगे। चाहे हो सकता है कि वो चीज़ टूट जाए, या हो सकता है वो चीज़ हमसे बिछड़ जाए, खो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक समय के बाद वो चीज़ अपने आप ही, हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो हो सकता है कि एक समय के बाद अपने आप ही वो चीज़ एकदम ख़त्म हो जाए। कि लेट्स से अगर हम किसी बैग की या पेन की बात कर रहे हैं, तो पेन इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि अब उसे इसके आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप रिफ़िल कर सकते हो, आप दूसरी रिफ़िल ला सकते हो, या फिर इंक डाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन अगर इसकी जो बॉडी है अगर वो बुरी तरह घिस जाए, या एक समय के बाद उसमें इतनी स्ट्रेंथ ना रहे कि हम उसमें अगर उसे रिफ़िल करेंगे या उसमें इंक भरेंगे तो भी वो काम कर सके, अगर इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है पेन की, तो इसका मतलब है कि अब इस पेन का एक एंड पॉइंट जो है वो आ गया है, और अब इस पेन को खुद से दूर करने का समय आ गया है। ऑलराइट, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ कैन वन लिव अ फ्रूटफुल एंड पर्पसफुल लाइफ, यानी कोई भी व्यक्ति इस तरीके का जीवन कैसे जी सकता है, क्या करे वो ताकि वो फ्रूटफुल हो और पर्पसफुल हो। फ्रूटफुल का मतलब है कि हम जो भी काम करें उसका हमें एक फल मिले। हम हमेशा चाहते हैं कि अगर हम अच्छा काम करें तो हमें उसका फल अच्छा ज़रूर मिले, हमें उस फल के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो हमें लेकिन ऐसे क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें उसका फल मिले। दूसरा, पर्पसफुल, यानी जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। पर्पस का मतलब होता है मकसद, ठीक है, पर्पस का मतलब होता है मकसद। तो एक जीवन में एक मकसद होना चाहिए कि लेकिन वो कैसे हो। पर्पसफुल लाइफ का मतलब ये है कि एक ऐसा जीवन जो मकसद से भरी हो, आपके पास एक गोल हो, एक एम हो कि मुझे ये पाना है अपने जीवन में, ये अचीव करना है। तो वो कैसे कैसे संभव है ये सब करना, तो उसके लिए ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। ऑप्शन ए इज़ व्हेन वी कम आउट ऑफ डिप्रेशन, जब हम डिप्रेशन से, यानी बहुत ज़्यादा उदास जो होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आया था डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने, यानी बहुत ज़्यादा उदास और जो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और एकदम डूब जाते हैं हम दुख में, जब उससे हम बाहर निकल के आएंगे तभी क्या हमें समझ में आएगा कि हमारे जीवन का क्या एक मकसद है, हमारे जीवन का क्या पर्पस है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन वी बाय फ्रूट्स ऑन डेली बेसिस। वेल, यहाँ पर लिखा गया है फ्रूटफुल, यानी ऐसा कुछ करना ताकि हमारे जीवन में हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका फल मिले। तो फल कैसे मिलेगा? क्या हम दुकान पर जाएंगे और फल खरीदेंगे रेगुलर बेसिस पे? वेल स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन क्या है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन उसके पहले ये ज़रूर बता दूँ कि ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। फ्रूट्स यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे पे लगने वाले फ्रूट्स की बात नहीं हो रही है, एंड आई एम श्योर ये हम सभी समझ रहे हैं इस वक्त कि पेड़ पौधे पे फ्रूट्स लगने वाली नहीं है। ये फ्रूट हैं जो हमारे जीवन का कर्म जो हम करते हैं, उस कर्म का जो हमें फल मिलता है, उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है बेसिकली लाइफ में, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे ऑप्शन थर्ड पे, सी, व्हेन वी इंजॉय लाइफ, जब हम हमारे जीवन को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुशनुमा तरीके से उसे जीने की कोशिश करते हैं। वेल, यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके, देखिए लाइफ कितनी बार मिलती है, कितनी बार नहीं, हम नहीं जानते। पुनर्जन्म होते हैं नहीं होते हैं वो भी नहीं मालूम है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि लाइफ जो एक बार मिली है वो हमें ये तो पक्का है कि अभी तो हमारे पास लाइफ है ही, आगे होगी नहीं होगी हमें कुछ नहीं पता। तो जहाँ तक हो सके अपने जीवन को जितना अच्छे से पॉसिबल है उतना अच्छे से जीने की कोशिश करना चाहिए, उतनी खुशी से जीने की कोशिश करना चाहिए, और हर छोटी छोटी जगह पे अपने आप को खुश करने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि आपके इर्द गिर्द एक अच्छा माहौल हो, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बने। और पॉजिटिव माहौल में जो आपके इर्द गिर्द भी अगर लोग आएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मेक श्योर ये जो लाइफ आपको मिली है उसे जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से, उतनी खुशी से जीने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या इस
पोम में भी हमको इस पॉइंट के बारे में बताया गया है. वेल, लेट्स सी. And last option is D, when we crib and cry over petty things. Well, crib and cry over का मतलब क्या होता है? क्रिब का वैसे मतलब तो होता है पालना, जो होता है बच्चों का जो पालना होता है वो. लेकिन जब बच्चे एकदम किसी भी छोटी छोटी पेटी थिंग्स होती हैं, एकदम छोटी छोटी सी बातें हो जाती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, उसके ऊपर जो रोना धोना मचाते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन पर जो बच्चे मचाते हैं, उससे ही कहते हैं ना कि क्या मामूली सी इतनी छोटी सी बात पे. और ना बच्चे ही नहीं, यानी कोई बड़े लोग भी हैं, अगर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एकदम पीछे पड़ जाते हैं तो वो होती पेटी चीज़ें होती हैं, मामूली छोटी छोटी चीज़ें जिनका कोई महत्व ही नहीं होता है, फिर भी उसे बहुत ही अहम मुद्दा बना लेते हैं. उसके अलावा क्रिब और क्राई, क्रिब का मतलब मैंने आपको बताया पालना, लेकिन जब बच्चे के साथ ये शब्द जुड़ रहा है इस सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है कि रोना धोना मचाना और एकदम पीछे पड़ जाना एक छोटी छोटी चीज़ें के लिए, कि एक अगर इरेज़र चाहिए तो इतनी बुरी तरह पीछे पड़ना और रोना धोना मचाना कि अगर इरेज़र नहीं मिला तो शायद ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी और एंड पे आ जाएगी और पता नहीं अब तो क्या ही हो जाएगा. तो क्या ये करना हमें पता चलता है? ऐसे अगर करेंगे तब क्या हमें एक फ्रूटफुल और एक पर्पसफुल लाइफ मिलेगी? बिल्कुल नहीं. ये होता है बालपन, यानी बाल हट भी बोल सकते हैं हमको, एकदम हट कर लेना, एकदम ज़िद कर लेना कि नहीं ये मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए. नहीं, ऐसा करने से भी कुछ नहीं होने वाला है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ व्हेन वी कम आउट ऑफ डिप्रेशन, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. जब हम एकदम दुखी ना बैठे रहें हमेशा अपने जीवन में कि यही सोचते रहें, कंप्लेनिंग मोड में रहें, हमेशा शिकायतें ही करते रहें कि ये हुआ वो हुआ, जब ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, वो कंप्लेन करने तक ही सीमित रह जाएंगे. इसलिए हमेशा डिप्रेशन में या दुखी नहीं रहना है, एक पॉजिटिव साइड देखनी है जीवन की और कोशिश करनी है कि हम उससे बाहर निकल के ये देखें कि आगे कैसे बढ़ना है. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं. और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन के बाद तो आपको बताना ही है कि वो करेक्ट आंसर है या नहीं, बट आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस आपको बताना है कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं. तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड करेक्टली, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्सेस. और हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर. Balls will be lost always. Little boy, what does John Barrymore wish to convey in this line? Well, ये जो लाइन है वो फर्स्ट स्टैंजा से ही है इस पोम में स्टूडेंट्स. उसमें यही है कि जो बॉल्स हैं वो हमेशा खोती ही हैं बच्चे. क्या स्टैंजा 1 मैंने अभी बोला कि स्टैंजा 1 से है, तो आपको बताना है कि अगर मैं गलत हूँ, कहीं से स्टैंजा 2 की थर्ड लाइन तो नहीं, या कहीं स्टैंजा 4 का फर्स्ट फ्रेज तो नहीं है. स्टूडेंट्स, आपको अभी अपने कमेंट बॉक्सेस में ये भी लिखकर बताना है कि ये जो स्टैंजा, ये जो फ्रेज़ है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, ये स्टैंजा 1 का है, 2 का है, 3 का है या 4 का है. शायद स्टैंजा 2 का हो सकता है, शायद फ्रेज 3 भी हो सकता है. वी डोंट नो. राइट इन द कमेंट बॉक्सेस. तो ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज़ है, इससे जॉन बेरीमैन जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? वेल, ए ऑप्शन है बॉयज़ ऑलवेज लूज़ देयर बिलोंगिंग्स. मतलब जितने भी लड़के होते हैं ना वो अपनी कोई भी चीज़, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है आपका जो सामान होता है, आपकी जो चीज़ें होती हैं. सामान इन द सेंस ऐसा नहीं कि सूटकेस और ऐसा कुछ सामान नहीं, आपकी कोई भी चीज़, जैसे अगर ये पेन मेरा है तो दिस इज़ माई बिलोंगिंग, कोई मेरी अगर कोई घड़ी है तो दैट विल बी माई बिलोंगिंग. तो मेरी जो ऐसी छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं, सो दोज थिंग्स विल बी माई बिलोंगिंग्स. ऑल राइट, मेरी चीज़ें. तो लड़के जो है उनकी चीज़ें जो खोती रहती हैं, वेल ये गलत भी नहीं है, खोती रहती हैं, लेकिन क्या सिर्फ लड़कों की? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक एवरी पर्सन, विद बी इट बॉय और अ गर्ल, सभी की चीज़ें जो हैं खोती रहती हैं. ऑप्शन बी, लॉस ऑफ थिंग्स इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ. चीज़ों का खो जाना ये एक क्या है, एक फैक्ट है जीवन का, तो इसका और कुछ नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें खोती ही हैं. सी, इट इज़ ओके टू कीप लूजिंग बॉल्स. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके कोई खिलौने या कोई जो गेंदे हैं या बॉल्स हैं वो खो गई हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है ये. एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव, यानी ए बी सी ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस. वेल, अकॉर्डिंग टू दिस पोम, जो जॉन बेरीमैन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो है ऑप्शन
बी स्टूडेंट्स, लूजिंग थिंग्स, लॉस ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों का खो जाना जीवन का तथ्य है, होती ही हैं चीज़ें, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो या तो खोने का मतलब यहाँ है कि चीज़ों का गुम जाना नहीं, आपसे दूर हो जाना। अब वो किस भी रूप में हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती हैं, दैट डज़ नॉट मैटर, लेकिन उनका आपसे दूर चले जाना ये एक फैक्ट है लाइफ का। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वाई आर द बॉयज़ आइज डेस्परेट? डेस्परेट का मतलब आपको मैंने क्या बताया था? होपलेस। डेस्परेट का मतलब है होपलेस, यानी अब कोई उम्मीद ही नहीं बची हो, एकदम उम्मीदहीन हो जाना कि अब कुछ संभव नहीं। तो बच्चे की आँख में ये भाव था। तो क्यों आया था ये भाव? वेल, इन सर्च ऑफ अ थिंग, कुछ चीज़ वो खोज रहा था, इसलिए वो भाव आया था। बी है बिकॉज ही इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। तो पहले तो कुछ चीज़ ढूंढ रहा है, फिर किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किस चीज़ का? देन कम्स बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसका खिलौना खो गया है, उसकी जो एक बहुत कीमती वैल्यूएबल चीज़ है वो खो गई है। एंड द लास्ट वन इज़ नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। Well students, I am sure this is again one of the easiest questions so far, जिसका आंसर देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसकी जो गेंद है वो खो गई है, और हम जानते हैं कि उस बॉल से कितना ज़्यादा अटैच है ये लड़का, और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। दैट इज़ वाई हिज आइज़ आर डेस्परेट, एकदम होपलेस है उसकी आइज़। स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है, हर क्वेश्चन के साथ आपको अपने बताना है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आपने मार्क्स स्कोर किए हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द बॉय डिसाइड टू फेस द वर्ल्ड? जैसे ही बच्चे को ये एहसास होता है कि खोना तो जीवन का तथ्य है, लूजिंग समथिंग इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ये जैसे ही उसको समझ में आता है, तो बच्चे ने क्या डिसाइड किया कि उसे इस दुनिया को कैसे फेस करना है। अब यहाँ फेस का मतलब चेहरा नहीं है, यहाँ फेस का मतलब है सामना करना, सामना करना। और किस चीज़ का सामना कर रहा है वो? यहाँ पे दुनिया का। तो यहाँ फेसिंग द वर्ल्ड, एकदम दुनिया का सामना कर रहा है। तो फेसिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इट्स नॉट चेहरा, कि चेहरा दिखा रहा है, दुनिया का सामना कर रहा है, ट्रबल्स को चैलेंज कर रहा है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये सामना करने की हिम्मत उसमें आ रही है? तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। ए, टेकिंग अप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां। तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है। ऑप्शन बी है कंपोजिंग हिमसेल्फ कामली, यानी कंपोज का मतलब क्या होता है? अपने आप को कंपोज करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि बच्चा कुछ जो बिहेव कर रहा है वो एकदम थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल इन द सेंस कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहा है, अपने ऊपर धैर्य नहीं रख पा रहा है। ठीक है, धैर्यहीन हो रहा है बिल्कुल, कि अरे अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरी वो गेंद अब खो गई है, कोई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आई एम सो डेस्परेट नाउ, सो होपलेस नाउ, है ना। तो जब ये धैर्य खोने लगता है, उसी समय अगर आपको ये एहसास हो कि नहीं, मुझे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप पर काबू पाने की ज़रूरत है, तो जब आप वो काबू अपने मन पर पाने लगते हैं, अपने दिमाग पर जब वो काबू आप पाने लगते हैं, उसे ही कहते हैं कंपोज करना, यानी फिर से धैर्यवान होना और थोड़ा सा धीरज लाना अपने ऊपर। ऑलराइट, धैर्यवान बनना और थोड़ा धीरज लाना अपने ऊपर, और फिर से थोड़ा सा रिलैक्स होना और शांति से कुछ सोचना, रिलैक्स होकर कुछ सोचना, उसे ही कहा जाता है कंपोज होना। तो बच्चे ने पहले कितना ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो बच्चा कितना ज़्यादा होपलेस हो गया था कि मेरी इतनी करीबी चीज़ मुझसे खो गई है हमेशा के लिए, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मेरे पास अब वो वापस आने वाली नहीं है। तो कितना ज़्यादा धैर्यहीन हो गया होगा। लेकिन फिर उसको थोड़े समय के बाद ये एहसास हुआ कि धैर्यहीन होने का कोई अर्थ नहीं है, मुझे अपने ऊपर काबू पाना होगा, मुझे अपने मन को शांत करना होगा। तो वही मैंने अपने आप को धीरज के साथ, रिलैक्स, एकदम शांति के साथ मैंने अपने आप को क्या किया? कंपोज किया, तो अपने ऊपर धैर्य पाया। सी ऑप्शन है फाइटिंग फॉर हिज राइट्स। यहाँ राइट्स का क्या मतलब है? अधिकार। शांति का मतलब है अधिकार।
ऑल राइट, तो अधिकार यहाँ पर क्या अर्थ है कि बच्चा जो है अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। कौन से अधिकारों के लिए लड़ेगा? ऐसी तो कोई बात यहाँ हो ही नहीं रही है। यहाँ पर अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सिखाया गया है, बल्कि ये सिखाया जा रहा है कि जीवन के जो तथ्य हैं वो स्वीकार कर ही लेने चाहिए, उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक एक नियम है, एक नेचुरल प्रोसेस भी है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसके साथ किसी भी तरीके का झगड़ा या लड़ाई नहीं करना उचित है ही नहीं, नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, तो सी ऑप्शन तो शायद सही नहीं ही होगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। वेल स्टूडेंट्स, आई एम श्योर अभी तक आप भी समझ गए होंगे कि सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि टेकिंग अप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस बच्चे को ये भी समझ में आ गया था कि अपनी जिम्मेदारियां अब मुझे संभालनी ही होंगी, उनसे मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि मुझे अपने मन पे एक धैर्य बांधना होगा, एक धीरज कसना होगा, तभी जाके मैं इस जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। आई एम श्योर आपने करेक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट किया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 पे। इन द बॉल पोम द पोएट सेज दैट पीपल, यहाँ पर ये हो रहा है कि इस पोम के अंदर जो पोएट है उसने लोगों के लिए क्या कहा है, वो लोगों को क्या कहकर संबोधित कर रहा है। दैट पीपल आर इमोशनल फूल्स, या इमोशनल फूल्स कौन होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं और बहुत ही और बुद्धू होते हैं, इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि बुद्धू कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का ना अपना एक रेशियो होता है, यानी आपको इमोशनल होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए कि आप वास्तविकता से ही दूर होते चले जाएं। तो अगर आप इतने इमोशनल हो गए, इतने भावुक हो गए कि वास्तविकता से दूर हो रहे हैं, तो आप इमोशनल फूल ही होंगे, आप एक बुद्धूपना आप में आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्या ऐसा ही कुछ जो पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं लोगों के बारे में? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन बी है पीपल विल गो ऑन बाइंग न्यू बॉल्स। वेल, जैसी जो वास्तविकता है वो क्या है? वास्तविकता ये है कि जैसे लोगों का जो व्यवहार है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर उनके हाथों से उनकी कोई भी चीज़ खो गई या गेंद खो गई, यहाँ पर जैसे हम बॉल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर बॉल्स खो गई हैं तो वो साधारण तौर पे चले जाएंगे शॉप्स पे और नई बॉल्स खरीद लेंगे। यानी ए और बी जो ऑप्शन है एक दूसरे के एकदम विपरीत है। पहला ऑप्शन जो है वो एकदम इमोशंस को लेकर बात कर रहा है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो रियलिटी और प्रैक्टिकल होने वाली बात होने के ज़रिए को बात कर रहा है। ऑप्शन सी है डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को नहीं समझते हैं। वेल, ये भी कहीं ना कहीं सच है कि एक दूसरे की इमोशन समझना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबाव, यानी ए, बी और सी में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शंस है कहीं ना कहीं सारे ही ऑप्शंस, मतलब ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जो पोम में पोएट ने कहा है कि लोगों को जिस नाम से संबोधित किया है, वो है हमारा ऑप्शन बी, कि लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, लोग बिल्कुल भी इमोशनल फूल नहीं है, उन्हें एक दूसरे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो क्या करेंगे, अगर उनकी कोई चीज़ खो जाती है ना, तो वो आसानी से दूसरे शॉप पर जाएंगे और जो दूसरी बॉल्स हैं वो लेकर आ जाएंगे। आई एम श्योर आपने यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया होगा। और आ गए हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे, यानी दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। और आपको अब ये बताना है आउट ऑफ 19 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कि आउट ऑफ 20 हाउ मच मार्क्स हैव यू ऑल स्कोर्ड। ऑल राइट, तो क्वेश्चन ये है, Why does the poet say that money is external? ये क्यों कहता है पोएट कि जो पैसा है वो एकदम बाहरी है, यानी उसका इमोशंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा एसोसिएटेड है। यानी वास्तविक चीज़ों से, या जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हम बात करते हैं जिसमें इमोशंस का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं होता, उससे मनी ज़्यादा तौर पे एसोसिएटेड है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों कहता है पोएट? तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। ए, बिकॉज इट कैन बाय इमोशंस, क्योंकि जो पैसा है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्या कर सकता है, इमोशंस भी खरीद सकता है। क्या ऐसा है? ऑप्शन बी है बिकॉज इट कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर इमोशनल लॉस। कॉम्पनसेट का मतलब होता है भरपाई, कॉम्पनसेट का मतलब होता है
भरपाई, यानी जो भी इमोशनल लॉस हुआ है, यानी जितने भी भावों का, जितने भी आप जैसे बच्चे का जो खिलौना है वो खो गया, तो उससे कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच था, तो वो इमोशंस का लॉस होना वहाँ पे। यानी जब भी आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा आपका दिल खाली हो जाता है, आपका मन जो है बहुत खाली महसूस कर रहा होता है उस वक्त, क्योंकि आपने अपने दिल के बहुत ही करीबी किसी चीज़ को या व्यक्ति को खोया है, तो वो जो खालीपन आपके मन में एक आता है, उसकी भरपाई जो है वो पैसा कर सकता है। वो जो दुख है, पीड़ा है, उस पीड़ा की जो भरपाई है वो पैसे के ज़रिए की जा सकती है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिकॉज इट कैन बी टच्ड विद हैंड्स, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, देयर इज़ दिस वर्ल्ड कॉल्ड टेंजिबल, TANGIBLE। टेंजिबल का मतलब ये होता है वो चीज़ें जिसे हम छू सकें, और जो वर्ड होता है अगर इसी शब्द के पहले हम लगा दें n, तो ये बन जाएगा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो टेंजिबल चीज़ें कौन हुई? टेंजिबल वो चीज़ें हो गई कि जो पैसा है वो टेंजिबल है, और उससे ख़रीदी हुई जो सामान, वस्तुएं, चीज़ें हैं वो भी टेंजिबल हो गई। लेकिन जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे भाव हैं, हमारे अंदर जो पीड़ा, दुख, किसी भी तरीके का जो इमोशन है, वो सब इनटेंजिबल है। क्या उसे छुआ जा सकता है? नहीं, दे कैन नॉट बी टच्ड। उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो महसूस सिर्फ किया जा सकता है, तो बट इट कैन नॉट बी टच विद हैंड्स, इट कैन बी टच विद हैंड्स, तो पैसे को टच किया जा सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरनल, या कहें कि इट इज़ एक्सटर्नल, जो पोम में भी है। तो पैसा क्यों एक्सटर्नल है? क्योंकि इंटरनल नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा एकदम इसके ऑपोजिट का सा एक ऑप्शन आपको दे दिया गया है। अदरवाइज दिस इज़ नॉट द करेक्ट, दिस वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर कि मनी इज़ एक्सटर्नल, वाई इट इज़ एक्सटर्नल, बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरनल। यानी कोई इंसान बाहर क्यों है? बाहर इसलिए है क्योंकि वो अंदर नहीं है। कारण ये पूछा जा रहा है कि बाहर क्यों है, वो बाहर गया किस लिए है? क्या कोई आने वाला है, उसको रिसीव करने के लिए गया है, या फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था अंदर इसलिए बाहर चला गया है? these can be the reasons and not the reason that क्योंकि अंदर नहीं है इसीलिए बाहर है। तो this will not be the answer in any way, but A, B और C में से कौन सा होगा? Because it can buy emotions? No students, money cannot buy emotions, it can never buy emotions. So why does the poet say that money is external? Because it cannot compensate for emotional loss, because it can be touched with hands. Well, it cannot compensate for emotional loss. Option B is the correct answer. वो कभी भी हमारा जो इमोशनल लॉस हुआ है, जो भी हमें दुख, पीड़ा या जो ट्रबल्स हमने फेस करी हैं, उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो तकलीफ़ हमारे मन में होती है, जो पीड़ा होती है, उसकी भरपाई कभी भी कोई भी पैसा नहीं कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे सभी 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको अब कमेंट सेक्शंस में बताना है दैट आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर्स दिए हैं। बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर किए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया है, या आपको उसका एक्सप्लेनेशन गलत समझ में आया हो, या आपको सही से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, या आपको ये डाउट हो कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए था लेकिन मैम ने कुछ और बताया है और आपके अकॉर्डिंग कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है, इस तरीके का अगर आपको कोई भी डाउट है, और कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर दोज डाउट्स, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करूं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है एंड। और मैं आपको आखिर में याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।